नमस्कार साथियों, लर्निंग बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी का ये पहला सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम लोग पॉलिटी के पहला अध्याय 1 जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या क्या भूमिकाएं हुई उस समय में, किस कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई या यूँ कहें कि संविधान बनाने की आवश्यकता हुई। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर के द्वारा ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जब एलिजाबेथ के द्वारा ये कहा गया कि आप भारत में व्यापार कर सकती हो, तो एक कंपनी का निर्माण हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। ठीक है। उसके बाद 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और उसके बाद 1765 से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी, राजस्व दीवानी और दीवानी न्याय के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। इसी के साथ उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब जब राजस्व लेने का अधिकार उनके पास आ गया, वो न्याय भी देखने लगे, तो इस परिस्थिति में यूँ कह सकते हैं कि उनका शक्ति का विस्तार होने लगा भारतीय क्षेत्र में। ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह या यूं कहे तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया, यानी कंपनी से अब शासन सीधे क्राउन के हाथ में चला गया तथा 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा। अब जब 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद वो राजस्व और दीवानी न्याय दोनों देखने लगे, तो इस तरह से उनकी क्षेत्रीय शक्ति में विस्तार हुआ, अर्थात भारत में वो अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं क्राउन को ये बात समझ में आने लगी कि अब भारत पे ब्रिटिश क्राउन का शासन होना आवश्यक है और उन्होंने कंपनी के शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और 1857 के बाद से 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने ब्रिटिश ताज भारत में शासन करने लगी। कंपनी भी थी तब तक, लेकिन प्रधान रूप से ब्रिटिश का ताज भारत में शासन करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। निश्चित रूप से जब हम स्वतंत्र हुए तो अभी तक हम ब्रिटिश कानून फॉलो कर रहे थे, तो एक कानून की आवश्यकता तो थी, देश चलाने के लिए कानून होना चाहिए। तो उसी समय में एम.एन. राय जो कम्युनिस्ट के नेता थे, उनकी सलाह पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 में संविधान बनकर के अस्तित्व में आया। ये तो थी भूमिका। अंग्रेजी शासन का क्या कालक्रम रहा वो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी का जो शासन था वो 1773 से लेकर के 1858 और 57 की क्रांति तक हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का शासन था। कंपनी डायरेक्ट रूप से शासन कर रही थी भारत में, लेकिन 1857 की क्रांति यानी 58 के बाद से 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में ब्रिटिश ताज का हम लोग देखते हैं कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर के 1858 तक रहा। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं जो 1773 में लागू किया गया। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा फॉर्मेट बना उस समय में। गवर्नर का जो पद था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल में जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की सहायता मंत्रिपरिषद करती है, उसी तरह से गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया और पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। उसी समय में मद्रास और बम्बई को बंगाल के क्षेत्र में रखा गया या बंगाल के अधीनस्थ कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात कि निजी व्यापार तथा पुरस्कार यानी अंग्रेज अधिकारी या फिर कोई इस प्रकार से जो अंग्रेज व्यक्ति थे
ना वो निजी व्यापार कर सकते थे, ना ही किसी निजी प्रकार के पुरस्कार वो ले सकते थे। इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो गया, उसके कुछ समय बाद रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक नया एक्ट, या उसको कहें कि इसको संशोधित करके 1781 में एक नया एक्ट पारित किया गया, और उसी को क्रियान्वयन होते होते 1784 में वो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। तो अब हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 ईस्वी के कंपनी के कानून में सुधार करना, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण। अब कंपनी का राजनीतिक कार्य जो अलग था और वाणिज्यिक कार्य अलग था। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले तथा राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन। बेसिकली हुआ क्या, 1784 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश संसद में बनाए गए थे, अब उनको कहा गया, कंपनी को ये कहा गया कि अब आप जो व्यापारिक गतिविधियां कर रहे हैं या सैन्य गतिविधियां कर रहे हैं, इन सब की जानकारी आप क्या करेंगे, ब्रिटिश संसद को देंगे। तो कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रही है। पहली बार भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। अब यानी उस समय में जो भी क्षेत्र ब्रिटिश के अधीनस्थ थे, तो अब वो भारतीय क्षेत्र न कहकर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। इस आधार पर द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो ये कुछ बातें थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। अब हम देख रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, जैसा कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए हुआ क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, व्यापार बढ़ रहा था, फलीभूत हो रहा था, तो ब्रिटेन की और भी बहुत सारी कंपनियां ब्रिटेन संसद पे ये दबाव बनाने लगी कि हमें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। और इसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को सीमित कर दी कि ऐसा नहीं कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी, उसके अलावे ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार कर सकती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि चाय का व्यापार तो ईस्ट इंडिया कंपनी की और चीन के साथ भी वो व्यापार करेगी, लेकिन उसका जो एकाधिकार था कि वो केवल वो भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, इसको पूरा तरीके से समाप्त कर दिया गया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब अब भारत में मिशनरीज खुलने शुरू हो जाएंगे, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो जाएगा। भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में विज्ञान एवं साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कंपनी। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि जो बंगाल का उस समय में गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यहीं से कहीं ना कहीं हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ है। सैन्य शक्ति एवं नागरिक शक्ति अब भारत के गवर्नर जनरल के पास चला गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को, प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कि भारतीयों से ये कहा गया कि वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं तथा कंपनी के किसी भी पद पे वो जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के दबाव के कारण इसे बाद में वापस लेना पड़ा और ये उस समय में शुरू नहीं हो पाया। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, और जो परिषद का गठन किया गया था उस परिसर में 6 नए पार्षद और जोड़ दिए गए, और उसे विधान पार्षद कहा जाने लगा। और यह विधान पार्षद एक छोटी संसद की तरह कार्य करने लगी, कानून बनाने लगी, जिसे भारतीय विधान परिषद भी कहा जाने लगा। उसके अलावा सिविल सेवा की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। 1884 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई और उसके बाद से सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या अब 24 से घटाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 का चार्टर अधिनियम।
ये कंपनी के शासन का पहला भाग था। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखेंगे, ताज का शासन। इसका एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम ताज का शासन यानी 1858 से लेकर के 1947 तक जो भी अधिनियम आए, जो भी संशोधन हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर ये कंटेंट्स पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिससे आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।